स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 6 जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे। ये सभी ज्ञान पर आधारित प्रश्न हैं। कुल 20 प्रश्नों का हमने समावेश किया है, जिसमें से 10 प्रश्न आपको भाग 1 में आज समझाए जा रहे हैं। इसके भाग 2 में शेष बचे हुए 10 प्रश्न हैं। तो हम भाग 1 के 10 प्रश्नों को समझना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? ये दोनों ही पोषण के प्रकार हैं, पोषण की विधियां हैं। इन दोनों में अंतर को हम आसानी से चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र आपके सामने है, जिसमें पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते हुए दिखाया गया है। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन चारों की मदद से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो अगर कोई जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं कर ले, तो ऐसा पोषण स्वयं पोषी पोषण कहलाता है और ऐसे जीवों को हम स्वयं पोषी जीव कहते हैं। तो चूंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उन्हें हम स्वपोषी जीव कहेंगे और उनमें होने वाले पोषण के इस प्रकार को स्वयं पोषी पोषण कहेंगे। लीजिए, स्वयं पोषी पोषण की परिभाषा हमारे सामने आ गई है। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों से, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O सरल अर्थात छोटे अकार्बनिक पदार्थ हैं, इनसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करना। आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और ग्लूकोज के कई इकाइयों के मिलने से फिर कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च का निर्माण होता है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके अपना स्वयं पोषण करते हैं पौधे। इसे हम स्वपोषी पोषण और उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। पर विषम पोषी पोषण, तो अगर हम पौधों को छोड़ दें तो पौधों के अलावा प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। उन्हें अपने पोषण के लिए अन्य दूसरे पदार्थों पर, अन्य दूसरे जीवों पर आश्रित रहना पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहली श्रृंखला में जो जीव हैं ये स्वपोषी हैं, हरे पौधे हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। लेकिन नीचे दिए गए बाकी सभी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इन्हें अपने भोजन के रूप में दूसरे जीवों को ग्रहण करना पड़ता है। तो ये जो पहली श्रृंखला में है वे शाकाहारी जीव हैं, ये पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर नीचे वाली श्रृंखला वाले मांसाहारी जीव हैं, ये शाकाहारी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और नीचे अब घटक दिए गए हैं जो शाकाहारी और मांसाहारियों के मरने के बाद उनसे भोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधों को छोड़ दिया जाए तो प्रकृति में बाकी बचे शेष जीव अपना भोजन नहीं बना पाते। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसा पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है और ये जीव विषम पोषी जीव कहलाते हैं। वे जीव जो ऊर्जा प्राप्ति हेतु कार्बनिक पदार्थों को अपने भोजन के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधों से या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, विषम पोषी जीव कहलाते हैं। तो हमें समझ में आ गया, जो अपना भोजन स्वयं बना ले वो स्वयं पोषी पोषण और स्वयं पोषी जीव, जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करे वो विषम पोषी पोषण और विषम पोषी जीव। चलिए, हमारे सामने दूसरा प्रश्न आ गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, उसके उत्पाद क्या हैं। पहले हमें प्रश्न को समझना पड़ेगा। स्वपोषी पोषण को कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी आवश्यक कच्चे पदार्थ क्या हैं वो हमें बताना है, और स्वपोषण के बाद बनने वाले उत्पादों के नाम भी बताना है। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता हुआ दिखाया जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण को हम जैव रासायनिक क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सजीवों में होती है, इसलिए जैव, जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है। और रासायनिक क्रिया इसलिए कहा है
क्योंकि इसमें कुछ क्रियाकारक भाग लेते हैं और क्रियाफलों का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी को ग्रहण कर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल अर्थात हरित वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपसे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इसकी समीकरण भी हमें पता होना चाहिए। यह है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये दोनों ही सरल अकार्बनिक पदार्थ हैं। ये दोनों पौधों को ग्रहण करना पड़ते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। प्रकाश के रूप में ऊर्जा इन्हें सूर्य से दिन के समय मिल जाती है और इस प्रकार पौधे इन चारों चीजों का उपयोग करके देखिए जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज बना लेते हैं। अब यहां पर ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनती है, पर ग्लूकोज को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम उत्पाद कहते हैं क्योंकि यह पौधों के लिए जरूरी है, और ऑक्सीजन को हम द्वितीय उत्पाद कहते हैं या बाय प्रोडक्ट कहते हैं, जो ग्लूकोज के साथ में बन जाता है। ये सभी जीवों के श्वसन के काम में आता है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो आपसे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और रासायनिक समीकरण भी पूछी जा सकती है। पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता होनी चाहिए, जल या पानी की उपलब्धता होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरी कोशिकाओं में ही होती है क्योंकि क्लोरोफिल जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन के समय ही होती है क्योंकि दिन के समय ही सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो इस प्रकार इन चारों चीजों में से कोई एक भी पदार्थ अगर पौधे को न मिले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। इसलिए आवश्यक परिस्थितियों में हमें ये चारों पदार्थ लिखना पड़ेंगे और बनने वाले उत्पाद क्या क्या है, ग्लूकोज जिसे हम प्रथम और ऑक्सीजन जिसे द्वितीय उत्पाद कहते हैं। और कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जल मृदा से तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से तथा ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। चलिए, तो ये प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और रासायनिक समीकरण लिखिए, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं और पौधे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हमारा तीसरा प्रश्न है अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, यह अमीबा में होने वाली पोषण विधि समझाइए। तो यहाँ पर अमीबा में पोषण विधि का चित्र दिखाया जा रहा है। अमीबा एक कोशीय प्रोटोजोअल जीव है, अर्थात अमीबा का पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। आप देख रहे हैं अमीबा अपनी इसी एक कोशिका के द्वारा विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण करता है। अमीबा अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, इसे भोजन के रूप में दूसरे पदार्थों को ग्रहण करना पड़ता है कोशिका के अंदर। तो अमीबा जो एक कोशीय जीव है जिसमें विषमपोषी पोषण पाया जाता है, ये एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अमीबा की पोषण विधि को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इसकी मात्र एक कोशिका में पोषण के सारे प्रक्रम संपन्न हो जाते हैं। आप जानते हैं पोषण के 5 प्रक्रम कौन कौन से हैं। पहला है अंतर्ग्रहण। तो देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये भोजन के कणों को अपनी कोशिका के अंदर फूड वैक्यूल से रिक्तिका में ले लेता है। इस क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ये क्रिया कैसे होती है, जब अमीबा किसी भोजन के संपर्क में आता है तो ये उस भोजन के दोनों ओर छोटे छोटे प्रवर्ध निकालता है, हाथनुमा, जिन्हें हम कूटपाद कहते हैं। जब ये दोनों प्रवर्ध आपस में मिल जाते हैं तो भोजन के चारों ओर रिक्तिका बन जाती है, जिसे हम फूड वैक्यूल से खाद्यधानी कह रहे हैं, और भोजन कोशिका के अंदर आ जाता है। तो पहला चरण अंतर्ग्रहण हो गया। दूसरा है पोषण का चरण पाचन। जब ये खाद्य रिक्तिका कोशिका के लगभग बीच में पहुंचती है, ये देखिए, ये खाद्य रिक्तिका जब कोशिका के लगभग मध्य में पहुंचती है तो इससे आकर लाइसोसोम नामक कोशिका अंग जुड़ जाता है। लाइसोसोम पाचक रसों को इस खाद्यधानी के अंदर, इस फूड वैक्यूल्स के अंदर डाल देता है। वे पाचक रस खाद्यधानी के अंदर के जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देते हैं।
अगर ठोस कण है खाद्यधानी के अंदर तो उसे तरल रूप में बदल देंगे, ये क्रिया पाचन हो जाएगी। तीसरा चरण है अवशोषण। पाचन के बाद सरल पदार्थ आसानी से रिक्तिका से निकलकर कोशिका द्रव में आ जाते हैं। अमीबा की कोशिका के अंदर विसरण क्रिया द्वारा ये क्रिया हो जाती है अवशोषण। चौथा स्वांगीकरण। वे सभी पोषक पदार्थ पूरी कोशिका में कोशिका द्रव द्वारा फैला दिए जाते हैं, ये क्रिया है स्वांगीकरण। और अंत में अगर कोई पदार्थ ऐसा रिक्तिका में रह गया है जिसे अमीबा नहीं पचा पाया तो उन अनपचे पदार्थों को फिर देखिए अमीबा बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा अमीबा भोजन को कोशिका के अंदर रिक्तिका में ले लेता है, वहां पर उसे पचाकर सरल पदार्थों को कोशिका द्रव में डाल दिया जाता है और अनपचे पदार्थों को फिर एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह है अमीबा में पाचन की पूरी क्रिया। तो आप यहाँ पर एक ही कोशिका वाला चित्र भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप केवल इतना चित्र बना सकते हैं, इसमें पूरी पोषण क्रिया दिखाई गई है। या आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप, पद बाय पद ये वाला चित्र भी बना सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आप बना के आना है। चलिए हम उत्तर को देख लेते हैं। अमीबा एक प्रकार का एक कोशीय प्रोटोजोअल जीव है। अमीबा में पोषण एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा जब कुछ खाना महसूस करता है तो उंगली या हाथ के तरह के प्रवर्ध यानी कूटपात बनाता है। ये प्रवर्ध जब भोजन को छूते हैं तब एक खाद्य रिक्तिका बनती है। यह रिक्तिका जब कोशिका के मध्य में पहुंचती है तब उसके अंदर एंजाइम्स नामक पाचक रस डाल दिए जाते हैं। एंजाइम्स रिक्तिका के जटिल खाद्य अणुओं को घुलनशील प्रकृति के सरल पदार्थों में पचा देते हैं। इसके बाद पोषक पदार्थ भोजन की रिक्तिका की दीवार के माध्यम से अमीबा की कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाते हैं। शेष बचे हुए पदार्थों को कोशिका सतह पर ले जाकर एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए हमारा चौथा प्रश्न हमारे सामने आ गया है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है या लार के कार्य लिखिए। सबसे पहले हम जान लें कि लार बनती कहां से है। हमारी मुख गुहा के चारों ओर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम उपकर्ण, अधोजिह्वा तथा अधोहनु ग्रंथि कहते हैं। उपकर्ण ग्रंथि या अपकर्ण ग्रंथि हमारे दोनों कानों के निचले और अगले हिस्से पर पाई जाती है, ये उपकर्ण ग्रंथि। अधोजिह्वा हमारी जिह्वा के आधार पर दोनों ओर पाई जाती है और अधोहनु यानी हमारे ठोड़ी पर पाई जाती है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां लार का स्त्रावण करती हैं। लार में 99% पानी होता है और 1% में म्यूकस, जिसे हम बलगम कहते हैं, चिकना चिपचिपा पदार्थ, कुछ लवण तथा पाचक रस अर्थात एंजाइम्स होते हैं। हमारी लार ग्रंथि में एमाइलेज या टाइलिन नामक पाचक रस पाया जाता है। ये देखिए, लार में 99% पानी, 1% लवण, म्यूकस अर्थात बलगम तथा एमाइलेज या टाइलिन पाया जाता है। लार में मिलने वाला म्यूकस जो एक चिकना और चिपचिपा पदार्थ है, यह हमारे भोजन को नरम बनाता है ताकि हम भोजन को आसानी से निगल सकें, भोजन आसानी से बिना किसी घर्षण के आहार नलिका में बढ़ सके। साथ ही साथ इसमें मिलने वाला एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम्स भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च या मांड। यहां पर देखिए चित्र में आपको बहुलक या जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या मांड की संरचना दिखाई गई है। ये ग्लूकोज की कई इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनता है। ग्लूकोज आपस में डाइसेकेराइड बंधों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जब इस पर एमाइलेज एंजाइम्स की क्रिया होती है तो एमाइलेज बंधों को, ग्लूकोज के मध्य बने हुए बंधों को तोड़ देता है और देखिए इस जटिल पदार्थ को वो डाइसेकेराइड्स में बदल देता है। डाइसेकेराइड्स अर्थात ग्लूकोज के 2 अणुओं के समूह। तो एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम्स भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स जो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है उसे तोड़कर जल अपघटित कर डाइसेकेराइड्स में बदल देता है। इस प्रकार भोजन मुंह में मीठा लगने लगता है। अगर आप भोजन खा रहे हैं और भोजन को अच्छी तरह से चबाते हैं, थोड़ी देर मुंह में रखते हैं तो कुछ समय बाद भोजन मीठा लगने लगता है, क्योंकि लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम्स अघुलनशील स्टार्च को घुलनशील डाइसेकेराइड्स में बदल देता है। डाइसेकेराइड्स मीठे होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि भोजन को थोड़ी देर चबाना चाहिए ताकि लार में मिलने वाला एमाइलेज एंजाइम्स
कार्बोहाइड्रेट पर पाचन की क्रिया कर सके। इसलिए आप अच्छे से भोजन को देर तक चबाया करें। तो हमारा उत्तर तैयार हो गया। मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना और लसलसा बनाती है, जिससे ये भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। इसके अलावा लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज या टाइलिन भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ मंड, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को शर्करा के सरल अणुओं में तोड़ देता है। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा लार के हमने दो कार्य आपको बता दिए कि भोजन को नम और लसलसा बनाता है, ये भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। इसके अलावा लार हमारे मुंह को साफ बनाए रखने में भी मदद करती है, हमारे दांतों के दंत क्षरण से हमें बचाती है, क्योंकि लार का पीएच क्षारीय होता है और अम्लीय पीएच पे दांत खराब होते हैं। तो लार लगातार निकलकर मुंह के पीएच को क्षारीय बनाए रखती है और दंत क्षय से बचाती है। साथ ही साथ लार भोजन के स्वाद का अनुभव कराने में भी हमें मदद करती है। तो इस प्रकार आप लार के कार्य या लार की भूमिका लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है तथा पाचक एंजाइम्स का क्या कार्य है, अथवा पाचन से आप क्या समझते हैं? दोनों प्रश्नों का उत्तर यहां पे आपको मिल जाएगा। पहले हम देखें आमाशय और HCl। आप जानते हैं हमारे पाचन तंत्र का एक भाग है आमाशय। आमाशय एक थैलेनुमा संरचना है जहां पर हम भोजन को इकट्ठा करते हैं, खाते जाते हैं और भोजन यहां पर निवालों के रूप में आता है और इकट्ठा हो जाता है। आमाशय के अंदर मंथन गतियां होती हैं जिसके द्वारा भोजन को लुगदीनुमा संरचना में बदल दिया जाता है। साथ ही साथ आमाशय की दीवारों से आमाशयी रस निकलता है। आमाशय की दीवारों में मिलने वाली ग्रंथियां आमाशयी रस का स्त्रावण करती हैं। उस आमाशयी रस में 99% पानी और 1% बच गया। 1% में से 0.5% अम्ल HCl तनु सांद्र अम्ल तनु अम्ल और 0.5% में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स जैसे पेप्सिन और रेनिन होते हैं। तो जब भोजन हमारी आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की दीवारों के द्वारा निकलने वाले आमाशयी रस में HCl पाया जाता है। ये HCl भोजन के साथ आए सूक्ष्म कणों को नष्ट कर देता है। HCl एक अम्ल है, इसका पीएच 1 से 3 के मध्य होता है, ये प्रबल अम्ल है। तो अगर भोजन में कोई सूक्ष्म कण आ गया है आमाशय में, हमारी आहार नली में, तो यह अम्ल भोजन के उन सूक्ष्म कणों या जीवाणुओं को, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है ताकि हम बीमार ना हो। इसके अलावा हमारे आमाशय में भोजन कम से कम 6 से 8 घंटे रुकता है। इस दौरान HCl आमाशय में भोजन को सड़ने नहीं देता। ये HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन का पीएच 1 से 3 कर देता है। भोजन के माध्यम को ये अम्लीय बनाता है ताकि पाचक रस में निकलने वाले एंजाइम्स अम्लीय माध्यम में क्रिया कर सकें। और ये देखिए यहां पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे अपन पायरोलिक वाल्व कहते हैं। इसके खुलने और बंद होने की क्रिया पर भी HCl नियंत्रण रखता है। तो HCl के ढेर सारे कार्य हैं। पहले तो आमाशय की दीवारों से हमने बता दिया कि एक पाचक रस निकलता है जिसे हम आमाशयी रस कहते हैं, जिसमें 99% पानी, 0.5% HCl और शेष एंजाइम्स होते हैं। ये HCl कई कार्यों के अलावा आमाशयी रस में मौजूद पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स को क्रियाशील अवस्था में लाता है। हमारे पाचन तंत्र में जितने भी एंजाइम्स आते हैं वे सभी पहले निष्क्रिय रूप में निकलते हैं, उनके आगे प्रो लगा रहता है। पेप्सिन प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजन के रूप में निकलता है, रेनिन प्रोरेनिन के रूप में निकलता है। HCl इन्हें क्रियाशील अवस्था में बदलता है। प्रो हट गया, पेप्सिन और रेनिन, फिर जाकर ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचा पाते हैं। तो HCl क्या कर रहा है? HCl आमाशयी रस में मौजूद प्रोटीन पाचक एंजाइम्स को क्रियाशील अवस्था में बदलने का काम भी कर रहा है। तो इस प्रकार HCl के कार्य हमारे सामने आ गए। ये मुख गुहा से आमाशय में आए भोजन को अम्लीय बनाता है, उसका पीएच 1 से 3 कर देता है। यह निष्क्रिय विकर यानी एंजाइम्स को सक्रिय अवस्था में लाता है, जैसा नीचे हमने बताया। ये भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है ताकि हम बीमार ना हो। भोजन में उपस्थित कैल्शियम युक्त भागों को घोल देता है। अगर भोजन के साथ अगर हमारा दांत चला गया है, भोजन के साथ अगर कुछ हड्डी के कण अगर चले गए हैं, कैल्शियम युक्त कणों को ये आमाशय के अंदर HCl घोल देता है। आपने देखा है कि अजगर, मगरमच्छ तथा सांप ये पूरे प्राणी को ही भोजन के रूप में निगल जाते हैं और इनके पेट में अर्थात इनके आमाशय में इतना प्रबल HCl निकलता है कि उस जानवर की हड्डियां, खुर, सींग, त्वचा सभी को घोल देता है। तो इस प्रकार आमाशय रस में निकलने वाला HCl भोजन में उपस्थित कैल्शियम के कणों को घोलने का काम भी करता है।
ये पायरोलिक वाल्व के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है ताकि भोजन निवालों के रूप में या गोलों के रूप में एक एक करके अमाशय से आगे छोटी आंत या गृहिणी में पहुंचे। ये भोजन को अमाशय में सड़ने नहीं देता। तो ये तो हुआ HCl के कारण। लेकिन आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, पाचन से आप क्या समझते हैं, या पाचक एंजाइम्स का क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइम्स का क्या कार्य है यहां पर दिखाया गया है। हमारे भोजन में 3 जटिल पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन और वसा, जिसे हम लिपिड भी कहते हैं। एंजाइम्स इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को उसकी एकलक इकाई ग्लूकोज में बदल देते हैं, प्रोटीन को उसकी एकलक इकाई अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, और वसा को बनाने वाली एकलक इकाई वसीय अम्ल में तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार पाचन में एंजाइम्स का क्या कार्य है? तो एंजाइम्स भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को जल अपघटन की क्रिया द्वारा उन्हें उनकी एकलक इकाई में बदल देते हैं। इसी को हम पाचन कहते हैं। अगर आपसे पाचन की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। पाचन यहां पे दिखाया गया है, भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ, जटिल का मतलब होता है बहुलक, जो एक लक से मिलकर बना होता है, या हम बोल सकते हैं बड़े और भारी अणु जिनका आणविक भार ज्यादा होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इनको हमने खा लिया, अब हमारा शरीर इन जटिल पदार्थों का सीधे उपयोग नहीं कर सकता। पहले आहार नलिका के अंदर एंजाइम्स की मदद से, प्रकीर्ण या विकरों की मदद से इन्हें सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, अर्थात इन बहुलकों को उनकी एकलक इकाई में बदल दिया जाता है। इन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। इन अधिक अणुभार वाले अणुओं को कम अणुभार वाले अणुओं में बदल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को वसीय अम्ल में। यह क्रिया पाचन कहलाती है। तो आपसे पाचन की परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम्स द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। तो लीजिए अगले प्रश्न का उत्तर हमारे पास आ गया। पाचक एंजाइम्स जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, वसा को वसीय अम्ल और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। यह क्रिया पाचन कहलाती है। छठा प्रश्न है हमारे सामने, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह क्रिया होती कहां पर है, यह बताना है, या वसा के पायसीकरण से हम क्या समझते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और यहां पर आ सकता है, पित्त रस के कार्य लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर समझते हैं हम। ये देखिए, हमारे आहार नली में से होकर जब भोजन गुजरता है और भोजन जब छोटी आंत के अगले हिस्से गृहिणी में पहुंचता है, ये जो सी आकार की नलिका आपको दिखाई दे रही है, जिसमें भोजन अमाशय के बाद पहुंचता है, इस गृहिणी में वसा का पाचन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आहार नलिका के किस भाग में वसा का पाचन हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं छोटी आंत का अगला हिस्सा, जिसे हम ड्यूडिनम या गृहिणी कहते हैं, वहां पर वसा का पाचन होता है। यहीं पर वसा का पाचन क्यों होता है? तो ध्यान दीजिए, वसा के पाचन के लिए कुछ पित्त लवणों की आवश्यकता पड़ती है। वे पित्त लवण पहले वसा को तोड़कर पानी की सतह पर फैला देते हैं। ये पित्त लवण होते किसमें हैं? ये होते हैं यकृत रस में। ये देखिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, इस यकृत से एक रस बनता है। यकृत ग्रंथि के द्वारा यकृत रस स्त्रावित किया जाता है जब गृहिणी में भोजन नहीं होता। जब गृहिणी के अंदर भोजन नहीं है, तब यह यकृत रस, ये देखिए एक हरे रंग की थैली, पित्ताशय के अंदर आकर इकट्ठा हो जाता है। और जब भोजन अमाशय से गृहिणी में पहुंचता है, जब गृहिणी के अंदर भोजन आ जाता है, तब यह पित्ताशय सिकुड़ता है और पित्ताशय के सिकुड़ने से पित्त रस गृहिणी में पहुंच जाता है। तो पहले यकृत में बना, उसे हमने कहा यकृत रस। वो यकृत रस बनने के बाद पित्ताशय के अंदर आकर इकट्ठा हो गया, तो हमने उसे कह दिया पित्त रस। ये यहां पर इकट्ठा हो गया, और जब भोजन गृहिणी में आया तो ये एक नलिका द्वारा ये पित्त रस गृहिणी में पहुंच गया। तो इस प्रकार पित्ताशय के संकुचन पर पित्त रस गृहिणी में पहुंच जाता है और गृहिणी में फिर वसा का पाचन होता है। ये पित्त रस करता क्या है? ये पित्त रस वसा का पाचन नहीं करता, बल्कि वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण करता है। अब ये पायसीकरण क्या होता है समझिए। ये देखिए, यहां पर ये वसा या तेल की बूंद आपको दिखाई गई है। आप जानते हैं तेल पानी के साथ नहीं घुलता, तेल पानी में अविलीय होता है। तो इसका पाचन कैसे होगा? तो ये पित्तरस में उपस्थित पित्त लवण है, बाइल साल्ट। पित्त लवणों का एक सिरा हाइड्रोफिलिक होता है, अर्थात जलरागी होता है। ये पानी के अणुओं के साथ बंधा हुआ रहता है, जबकि इसका दूसरा सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, अर्थात जल विरागी होता है। ये जल से नहीं बल्कि तेल के अणुओं से बंध जाता है। तो इस प्रकार पित्त रस में मौजूद पित्त लवण
एक तरफ पानी के अणुओं से और दूसरी तरफ तेल के अणुओं से जुड़ सकते हैं। और देखिए ये एक तरफ बाहर की तरफ पानी के अणु हैं और अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ पानी के अणु और अंदर तेल की बूंद। तो जो पानी और तेल एक दूसरे से चिपक नहीं रहे थे, पित्त लवणों ने उस पानी और तेल को एक दूसरे से चिपका दिया और इस प्रकार वसा या तेल की बूंदें पूरे पानी की सतह पर छोटे छोटे कणों या बूंदों के रूप में फैल जाती हैं। इससे क्या होता है? इससे वसा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अगर पानी की सतह पर वसा फैल जाए तो वसा का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और अगर वसा का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो लाइपेज एंजाइम्स उस वसा का आसानी से और जल्दी से पाचन कर देगा। तो पित्तरस का काम हमने देखा कि पित्तरस वसा को पानी की सतह पर फैला देता है। इस क्रिया को हम पायसीकरण कह देते हैं। ये देखिए पायसीकरण की परिभाषा है, वसा या तेल की बूंदों को पानी की सतह पर फैलाने की क्रिया पायसीकरण कहलाती है। पायसीकरण द्वारा वसा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी वसा की सतह बढ़ जाती है, जिससे आंत से निकलने वाला आंतरी लाइपेज और अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला अग्नाशयी लाइपेज आसानी से फिर इस पायसीकृत वसा को पचाकर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो ये वसा का पाचन नहीं कर रहा पित्तरस, ये वसा का पायसीकरण कर रहा है ताकि लाइपेज एंजाइम्स फिर उस वसा को आसानी से पचा सके। ये देखिए लाइपेज एंजाइम्स फिर उसे तोड़ देता है। तो यहां पर यही समझाया जा रहा है कि यकृत से निकला पहले यकृत रस, वो पित्ताशय में गया, फिर पित्ताशय के संकुचन से निकला पित्तरस, वो ग्रहणी में गया। ग्रहणी के अंदर भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ जिसे हम वसा, लिपिड या तेल कहते हैं, उसका पायसीकरण कर दिया गया, उसे पानी की सतह पर फैलाकर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। फिर अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम्स ने उस पायसीकृत वसा को उसकी एक लग इकाई वसीय अम्ल में तोड़ दिया, अर्थात पाचन कर दिया। चलिए, हमारा वसा का पाचन के उत्तर हमें मिल गया। हमारे शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत के ऊपरी भाग ग्रहणी में होता है। यहाँ पित्ताशय से क्षारीय पित्तरस पित्तनली द्वारा भोजन में मिलता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। आमाशय से जो भोजन ग्रहणी में पहुंचा है उसका पीएच अम्लीय था, तो पित्तरस सबसे पहले उस अम्लीय पीएच को क्षारीय पीएच में बदल देता है, 7 से अधिक कर देता है उसका पीएच, जिससे अग्नाशय के पाचक रस सक्रिय हो जाते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले जो रस हैं वो क्षारीय पीएच पर काम करते हैं। तो पित्तरस पहले आए हुए भोजन का पीएच क्षारीय कर देता है। पित्तरस वसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण कर देता है तथा अग्नाशय रस से प्राप्त लाइपेज एंजाइम्स इमल्सीकृत वसा का पाचन वसीय अम्लों में कर देते हैं। इस प्रकार वसा का पाचन हो जाता है। तो वसा के पाचन की क्रिया अगर पूछी जाए तो आपको ये 4 लाइनें लिख कर आना है। और वसा का पायसीकरण क्या है, तो इसके पहले जो उत्तर आया था वो आपको लिख कर आना है। चलिए, 7वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत कैसे अभिकल्पित किया गया है? अर्थात पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में ही क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया है। यह क्षुद्रांत में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे ये पचे हुए भोजन का अवशोषण आसानी से कर लेता है? तो प्रश्न किसी भी तरीके से घुमाकर आ सकता है, या क्षुद्रांत की दीवारों की विशेषताएं लिखिए जो उसे भोजन अवशोषण करने में सहायक है। चलिए, पहले तो हम देखें क्षुद्रांत क्या है। ये देखिए, यहाँ मनुष्य का पाचन तंत्र आपको दिखाया गया है। इसमें काफी लंबा और कुंडलित भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक। इस लंबे और बहुत ही कुंडलित भाग को हम छोटी आंत कहते हैं। उस छोटी आंत का अगला हिस्सा तो डियोडिनम है जहां वसा का पाचन होता है, लेकिन जो इसका पिछला हिस्सा है जो बहुत अधिक कुंडलित है, इसे हम कहते हैं क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत आपको दिख रहा है, हमारी आहार नलिका का सबसे लंबा और कुंडलित हिस्सा, जहां तक आते आते भोजन पूरी तरह से पच जाता है, अर्थात भोजन के सभी जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, वो स्थान है क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत तक भोजन का हमारा पूर्ण पाचन हो जाता है। अगर हम क्षुद्रांत की दीवारों को देखें, अगर हम क्षुद्रांत की आंतरिक संरचना को देखें, तो आप पाएंगे कि देखिए इस क्षुद्रांत के अंदर उंगली नुमा छोटे छोटे प्रवर्ध हैं, उंगली नुमा छोटे छोटे बहुत सारे उभार हैं। इन उंगली नुमा छोटे छोटे उभारों को हम रसांकुर, दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। इन रसांकुरों के कारण क्षुद्रांत की आंतरिक सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। ये देखिए, अगर ये सतह प्लेन होती तो क्षेत्रफल कम है, लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसे उभार बना दूं तो आप देखेंगे सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया है। पहले केवल इतनी सी सतह थी और अब देखो सतह कितनी ज्यादा हो गई है। तो क्षुद्रांत की आंतरिक दीवार को अगर हम देखें, क्षुद्रांत की भित्ति को अगर हम देखें, तो क्षुद्रांत की भित्ति में अंदर की ओर कई सारे छोटे छोटे उंगली नुमा उभार, रसांकुर, दीर्घांकुर पाए जाते हैं,
जो इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ इन रसांकुरों के अंदर ये देखिए रुधिर नलिकाओं का घना जाल है, ये दिख रही है आपको, ये रुधिर, ये धमनी है लाल रंग की, नीले रंग की सिरा है और उन दोनों को जोड़ने वाली केशिकाएं हैं, ये तीनों ही रुधिर नलिकाएं हैं। तो इन रसांकुरों के अंदर रुधिर नलिकाओं का घना जाल पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें लसिका वाहिनी भी होती है, तो भोजन अवशोषित होकर रुधिर और लसिका में आसानी से आ जाता है। तो इतनी अच्छी विशेषताएं क्षुद्रांत्र की दीवारों में पाई जाती हैं, इसलिए अवशोषण की क्रिया क्षुद्रांत्र में होती है। अब हमारा उत्तर आ गया कि क्षुद्रांत्र तक आते आते भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ये पचित सरल भोज्य पदार्थ क्षुद्रांत्र की भित्ति द्वारा अवशोषित होते हैं, क्योंकि इनकी भित्ति की आंतरिक सतह पर अनेक उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम, रसांकुर या विलाई कहते हैं। ये अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तथा इन दीर्घ रोमों या रसांकुरों के अंदर रुधिर व लसिका वाहिनियों की बहुतायत होती है, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेती है। इसलिए क्षुद्रांत्र को पचे हुए भोजन का अवशोषण करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। जब भोजन का अवशोषण होता है तो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल रुधिर नलिका में, जबकि वसी अम्ल लसिका वाहिनी में अवशोषित किए जाते हैं। 8वां प्रश्न, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? यह जलीय जीवों की श्वसन दर तेज क्यों होती है? तो जलीय जीव को कहा जाए तो आप जानते हैं मछली एक जलीय जीव है। जलीय जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। हर जीव को जिंदा रहना है, हर जीव को श्वसन करना है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो पानी में रहने वाले जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, चूंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। स्थलीय जीव जो पृथ्वी पर यानी जमीन पर रहते हैं, स्थलीय जीव जो जमीन पर रहते हैं, वे वायुमंडलीय वायु में से ऑक्सीजन लेते हैं और वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन ज्यादा है, जबकि जलीय जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसलिए लगातार इनको बहुत तेजी से पानी को ग्रहण करना पड़ता है। जब मछली तैरती है, देखिए मुंह खोलकर तैरती है, पानी मुंह से अंदर जाता है और गिल्स जिसके श्वसन अंग हैं, गलफड़ों से पानी बाहर निकलता है। बस जब ये पानी गलफड़ों से होकर गुजरता है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन खून में और खून की कार्बन डाइऑक्साइड पानी में आ जाती है, यानी श्वसन हो जाता है। तो चूंकि जल में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, इसलिए इन्हें लगातार उस पानी को पीना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर में ये मुंह खोलते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं, गलफड़ों से निकालते हैं बार बार बहुत तेजी से, इसलिए इनकी श्वसन दर तेज होती है और इसलिए इनको पानी में से श्वसन करने में अधिक कठिनाई महसूस होती है। तो हमारा उत्तर तैयार हो गया है। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों में श्वसन दर जो है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होती है। श्वसन दर यानी सांस लेने की, 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, तो 1 मिनट में कई बार इसे पानी को अपने गलफड़ों से गुजारना पड़ता है। मछली अपने मुंह द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे क्लोम पर पहुंचा देती है, वहां जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है। तो हमारा उत्तर बन गया कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन जलीय जीव श्वसन के लिए उपयोग में लेते हैं, जबकि स्थलीय जीव वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव ज़्यादा लाभप्रद है। स्थलीय जीवों को ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि उन्हें वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेना है, ऑक्सीजन बहुत है, आसानी से ले लेते हैं, तेजी से ऑक्सीजन नहीं लेना पड़ती। 9वां प्रश्न, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे हम ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं, अक्सर परीक्षाओं में आता है। समझ लेंगे तो आप आसानी से 6, 7, 8 अंतर तक भी लिख सकते हैं। यहां पर श्वसन की पूरी क्रिया दिखाई गई है। श्वसन भी एक जैव रासायनिक क्रिया है, क्योंकि यह भी जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है। तो ये पूरी क्रिया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म में हो रही है। और जैव रासायनिक क्रिया इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुछ पदार्थ भाग ले रहे हैं। देखिए यहां पर ग्लूकोज भाग ले रहा है 6 कार्बन वाला, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पाद के रूप में बन रहे हैं, इसलिए इसको हमने रासायनिक क्रिया कहा है। तो श्वसन कोशिकाओं के अंदर होने वाली एक जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन या दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनती है और अपार ऊर्जा पैदा होती है। तो हर जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपनी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है। यह क्रिया श्वसन कहलाती है। अब हमें यहां पर देखना है ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर।
तो जो अभी आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये ऑक्सीशोषण है। क्यों है ऑक्सीशोषण? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ये देखिए इस क्रिया में ये पूरा यहां से यहां तक हम ऑक्सीशोषण कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ऑक्सीजन को लिया जा रहा है ग्लूकोज को जलाने के लिए। तो हमारा पहला अंतर तो यही बन गया। पहले हम वायवीय श्वसन या ऑक्सीशोषण को देखेंगे। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अर्थात इस श्वसन में ऑक्सीजन काम में ली जाती है। दूसरा है, चूंकि यहां पर ऑक्सीजन ली जा रही है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जल रहा है, तो ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। ये देखिए ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है और वह अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है। अगर अपूर्ण दहन होता, अधूरा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी नहीं बनते, बल्कि कोई दूसरा माध्यमिक यौगिक बनता। लेकिन यहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जल रहा है, इसलिए ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। तो हमारा दूसरा बिंदु बन जाएगा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है, अर्थात ग्लूकोज पूरी तरह जल जाता है और अपने अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है। चलिए अब हम चौथी विशेषता देखें ऑक्सी या वायवीय श्वसन की। तो देखिए यहां पर चूंकि ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है, ग्लूकोज पूरी तरह जलता है, इसलिए बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होती है। अगर हम 36 और 2 इनको जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा 38 एटीपी। तो इस प्रकार ग्लूकोज के ऑक्सीशोषण में बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होती है, लगभग 38 एटीपी। ये हमारा अगला बिंदु बन गया। इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, करीबन 38 एटीपी। और ये क्रिया होती कहां है? ऑक्सीशोषण की यह क्रिया कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। ये जो क्रिया है ये कोशिका द्रव में हो रही है, ये लिखा हुआ साइटोप्लाज्म, और ये इसका जो दूसरी क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो इस प्रकार ऑक्सीशोषण या वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस चक्र के माध्यम से और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के माध्यम से। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने ऑक्सीशोषण की देखी है। कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कैसे जीवों में देखने को मिलता है? यह उच्च जीवधारियों में, बड़े बड़े बहुकोशीय जंतुओं में, जैसे पौधों और प्राणियों में पाया जाता है। और इसकी रासायनिक समीकरण देखिए, यहां पर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में चल रहा है, ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो रहा है, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड पानी बन रहा है और बहुत ऊर्जा पैदा हो रही है 38 एटीपी। ये हुआ हमारा वायवीय ऑक्सीशोषण। अब अगर अनॉक्सी आपसे पूछा जाए, अवायवीय श्वसन के बारे में आपसे पूछा जाए, तो इसकी उल्टी बातें लिखना है। चलिए हम आपको समझा देते हैं। ये मैं एक और बात बता दूं, ये श्वसन की परिभाषा और रासायनिक समीकरण भी आपसे पूछी जा सकती है। तो श्वसन की परिभाषा हमने आपको बोल के बताई, रासायनिक समीकरण नीचे लिखी है, एक अलग से प्रश्न है। चलिए अवायवीय श्वसन क्या है? ये देखिए, हमने क्रेब्स चक्र हटा दिया, अब केवल कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव में एक ही चक्र चल रहा है, वो है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, और इसमें बहुत कम ऊर्जा पैदा हो रही है, मात्र 2 एटीपी, और ऑक्सीजन भी नहीं लग रहा। तो ऐसे श्वसन को हम अवायवीय अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का दहन हो रहा है, ग्लूकोज जल रहा है, हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा भी मिल रही है, लेकिन यहां पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के बिना जल रहा है और ऊर्जा भी कम पैदा हो रही है। तो इसी को कहते हैं हम अवायवीय श्वसन। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अवायवीय श्वसन में केवल एक ही चक्र चलता है, ग्लाइकोलाइसिस, और बाद में ये जो पाइरुवेट बना है ये या तो बदल जाता है एथिल अल्कोहल अर्थात C2H5OH में, या बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक एसिड में। अल्कोहल का निर्माण होता है ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा और लैक्टिक अम्ल बनता है हमारी पेशी कोशिकाओं में। तो इस प्रकार अवायवीय श्वसन की क्रिया किन जीवों के द्वारा की जा रही है? एक तो एक कोशीय कवक ईस्ट के द्वारा की जा रही है, और दूसरा जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी पेशीय कोशिकाओं के अंदर भी ये अवायवीय श्वसन होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। तो अंतिम उत्पाद नहीं बनते कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, बल्कि माध्यमिक यौगिक बनते हैं लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, और बहुत कम ऊर्जा पैदा होती है, मात्र 2 एटीपी। तो ये आपने समझा कि अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव में एक ही चक्र के माध्यम से होता है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, इसमें ऑक्सीजन नहीं लगती और बहुत कम ऊर्जा पैदा होती है, और ग्लूकोज में का अपूर्ण दहन होता है, ऑक्सीजन के बिना जल रहा है ना, इसलिए अपूर्ण दहन, और लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बनते हैं, और ये क्रिया ईस्ट और पेशी कोशिकाओं में देखने को मिलती है। चलिए ये आ गए हमारे सामने, ये समीकरण भी है अवायवीय श्वसन की। ये पॉइंट, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन के बिना अपूर्ण दहन, माध्यमिक उत्पाद लैक्टिक अम्ल और एथनॉल बनते हैं, कम ऊर्जा मात्र 2 एटीपी, केवल कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस चक्र द्वारा, और निम्न जीवों जैसे ईस्ट और ऑक्सीजन की कमी होने पर मानव की पेशी कोशिकाओं में क्रिया संपन्न होती है। 10वां और अंतिम प्रश्न, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है? देखिए भाई, हर कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए,
ये देखिए ऊर्जा चाहिए सभी को कार्य करने के लिए। ऊर्जा किससे मिलेगी? कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज को ईंधन के रूप में ऊर्जा प्राप्ति के लिए जलाया जाता है। तो ग्लूकोज हो गया यहाँ पर क्रियाकारक। अब ग्लूकोज को पहले सर्वप्रथम हर कोशिका में ग्लूकोज को पहले बदल दिया जाता है पायरुवेट में, पायरुविक अम्ल या पायरुवेट में। उसके बाद ये ऑक्सीजन के बिना ईस्ट कोशिकाओं में इसे अल्कोहल में तोड़ दिया जाता है। ये क्रिया किण्वन कहलाती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारी कोशिकाओं के अंदर अभी हमने देखा इसका पूर्ण दहन होता है और बहुत ऊर्जा पैदा होती है। ये क्रिया ऑक्सीशोषण कहलाती है। और अगर ऑक्सीजन के बिना हमारी पेशी कोशिकाओं में इसे जलाया जाए और लैक्टिक अम्ल बने तो इसे हम अनऑक्सीशोषण कहते हैं। तो पहले हर कोशिका में ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदला जाता है। उसके बाद पायरुविक अम्ल आगे ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर तथा जीव के प्रकार के आधार पर अलग अलग पथ से ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसा मैंने बताया ईस्ट के द्वारा तो इसे किण्वन कहेंगे, पेशी कोशिकाओं में तो इसे अनऑक्सीशोषण कहेंगे और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे शरीर की हर कोशिका में तो उसे अपन ऑक्सीशोषण कहेंगे। तो एक साधारण सा उत्तर है ये। और हम बता सकते हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन क्रिया के लिए मुख्य कच्ची सामग्री ग्लूकोज ही है। सर्वप्रथम सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु को ग्लाइकोलिसिस द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में तोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया जीवद्रव्य या कोशिका द्रव में होती है। उसके बाद पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपलब्धता और अनुपलब्धता तथा जीव के प्रकार के आधार पर 3 प्रकार से होता है। पहला पथ है ये हमने बताया, ये ईस्ट के द्वारा होता है। ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कोशिका के बाहर होता है। इसमें पायरुवेट से अल्कोहल बनता है, कम ऊर्जा पैदा होती है, मात्र 2 ATP, इसे हम किण्वन कहते हैं। और अगर हम थक जाएं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इसी पायरुवेट का फिर ऑक्सीजन के बिना दहन होता है, मात्र 2 ATP ऊर्जा मिलती है, लेकिन लैक्टिक अम्ल बनता है, ये हमें थका देता है। तो ये क्रिया अवायवीय या अनऑक्सीशोषण है। और अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन है, हमारी हर कोशिका के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा अधिक ऊर्जा पैदा हो रही है, तो इसे हम ऑक्सीशोषण कहेंगे। तो ये पायरुवेट बनेगा। फिर पायरुवेट के बाद 3 पथ हैं, ऑक्सीजन के आधार पर और जीव के आधार पर। इस प्रकार आपने इस वीडियो को देखा और महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को समझा। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।